देखिए, तो लीनियर मोमेंटम किसी पार्टिकल का अगर वी वेक्टर से मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कितना होता है बेटा? एम वी वेक्टर होता है। वी वेक्टर इक्वल्स टू एम वी वेक्टर। तो linear momentum of a particle of mass m will be given by mass of the mass of the particle into velocity vector। ठीक है। तो आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करोगे, अगर आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का क्या होगा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या करना है? कुछ नहीं करना, सारे वेक्टर ऐड कर देने आप। ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या करेंगे? सारे वेक्टर्स ऐड कर देंगे। तो देखिए, एक पार्टिकल मान लो v1 वेक्टर से इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है v2 वेक्टर से, m2 मास का है। तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा इस सिस्टम का? एम एन पार्टिकल है, एम मास का, वी एन वेक्टर वेलोसिटी से जा रहा है। तो टोटल लिनियर मोमेंटम कितना कहलाएगा? एम वन वी वन वेक्टर प्लस वही वेक्टर ऐड कर दिया, और क्या किया? वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे वेक्टर ही तो ऐड करेंगे, कोई एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू थोड़ी लिख देंगे इसको। ठीक है। तो टोटल लिनियर मोमेंटम सिस्टम का ये निकल के आ रहा है, सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिनियर मोमेंटम का वेक्टर सम। अब इसको आप सेंटर ऑफ मास की टर्म में लिख सकते हैं किसी तरह से, ये जो आपने पूरा लिखा है। ठीक है। तो आप एक और इम्पोर्टेंस देखेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की। बेटा, सेंटर ऑफ मास की एक और इम्पोर्टेंस देखेंगे। एक आप देख चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन पता करके पूरे सिस्टम का एक्सलरेशन पता पड़ जाता है। ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन पता करके पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पे पता पड़ जाते हैं। एक इम्पोर्टेंस तो वो थी इसकी, सेंटर ऑफ मास की। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंस आज आप देखेंगे कि आप पूरे सिस्टम का मोमेंटम भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की टर्म में लिख सकते हैं। तो अक्षत ने बिल्कुल सही बताया। देखो आप कैसे आया है, अक्षत कैसे बोल रहा है, एक बार ध्यान से देखिए सब लोग। बिल्कुल तान्या। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, लेकिन एन इंटू एम का मतलब आपका शायद टोटल मास ही है। तो एक बार देखो, डेफिनेशन से लिख रहा हूँ मैं। बिल्कुल बेटा, डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं। सेंटर ऑफ मास की कितनी होगी? वी सी ओ एम वैक्टर प्लस, इस तरह से लिखते हैं आप, टोटल मास ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यही डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास की। तो आप इसका देखिए, ऊपर के सारी चीजों का वेक्टर सम कितना आ रहा है? एम वन वी वन वैक्टर प्लस एम टू वी टू वैक्टर। टोटल मास को इस साइड लेके लेके जा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर, यही बन रहा है। मैं कुछ नहीं लगा रहा इसमें, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं। जनरल जो डेफिनेशन है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की, सिर्फ वही यूज कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ इसमें। ठीक है। तो इसको उठा के आप यहाँ रख सकते हैं क्या? यहाँ पे रख दीजिए, तो आपको दिख रहा है कि पूरे सिस्टम का टोटल लिनियर मोमेंटम किसके बराबर आ रहा है? कैपिटल एम मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। यही तो आ रहा है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम किसके बराबर आ गया? मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। ये टोटल मोमेंटम आ गया आपके सिस्टम का। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हर पार्टिकल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिखना है तो। ठीक है ना। अगर आपको पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिखना है, तो आपको हर पार्टिकल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप केवल सेंटर ऑफ मास पे फोकस कीजिए, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिख पाएंगे। अब ये तभी लिख पा रहे हैं जब सेंटर ऑफ मास को उस तरह से डिफाइन किया जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है, इसलिए उसको इस तरह से डिफाइन किया, नहीं तो ये नहीं आता। ठीक है। तो यही सेंटर ऑफ मास है बेटा, कि आपको एक्सटर्नल फोर्सेस देखने हैं तो आप डिराइव कर चुके हैं समीशन एफ एक्सटर्नल टोटल मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। और हर चीज डिराइव्ड है, ऐसा तो नहीं कोई चीज आपने ब्लाइंडली याद की है, ऐसा कुछ नहीं है। सब एफ इक्वल टू एम ए से शुरू होकर निकली है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम को क्या बोल रहा हूँ मैं? अब जैसे हर जगह सीओ ही लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं उसकी जगह क्या लिखूंगा? सी ओ एल एम लिखूंगा यहाँ पे। सी ओ एल एम, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो क्या प्रिंसिपल है वो देखने के लिए पहले फिर से हम डेफिनेशन पे जाएंगे। पूरे सिस्टम का टोटल लिनियर मोमेंटम क्या लिखा है? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। ठीक है। पहले यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए बेटा, इस डेफिनेशन में इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंटम, और फिर कैसे एक टोटल मोमेंटम सिस्टम का केवल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेट हो गया।
ये डेफिनेशन है, इससे m1v1 प्लस m2v2 निकल गया। इसको उठा के टोटल मोमेंटम की जो डेफिनेशन है सिस्टम की उसमें पुट कर दिया। ठीक है। अब इसी से देखिए किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैं बार बार कहता आया हूँ आपको, 99% प्रॉब्लम 3 कंजर्वेशन से सॉल्व होने वाली है जेई में। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरा आप देख चुके हैं, एनर्जी इक्वेशन एक्सटेंडेड फॉर्म। दूसरा आपका है कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तीसरा आएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अभी इसमें देखिए क्या आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं टोटल मोमेंटम यहाँ तक लिखने में? ठीक है, तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, एक बार देखिए क्या होता है डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी पी टी वैक्टर बाई जी टी। ठीक है, डी पी टी वैक्टर बाई जी टी इक्वल्स टू मास तो चेंज हो नहीं रहा अभी, तो क्या बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर बाई। मास वेरिएबल सिस्टम अलग से ही पढ़ेंगे इसमें तो फिर वहां पर ये मास को भी वेरी करा के देखेंगे। ठीक है ना, अभी हम सब कांस्टेंट मास के लिए लिख रहे हैं इक्वेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इतना आ गया। अब ये क्या है, ये dvc1 वेक्टर बाई dt में कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। बताइए बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? तो इसके लिए ओके बेटा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर लिख दूंगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम सिस्टम का टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। अब देख लीजिए बेटा, सब कुछ सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से ही कर रहा हूँ, तो डिफाइन जैसे किया गया। हर केस में कोई ऐसा सिस्टम नहीं जहाँ ये वैलिड ना हो। ठीक है, हर सिस्टम में ये चीज़ें वैलिड है। कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है कि ये सारे पार्टिकल का एक्सप्रेशन सेम हो या कुछ, बहुत जनरल एक्सप्रेशन है। अब ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं किसके बराबर आता है। ठीक है, आयुष किसके बराबर आता है बताइए, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। आयुष जैन बताइए। हाँ, टोटल एक्सटर्नल फोर्स बेटा, इंटरनल फोर्स की कोई चांस नहीं है। ठीक है ना, इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो हो गया था, आपने देखा था बहुत अच्छी तरह। तो समीशन एफ एक्सटर्नल वेक्टर किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं क्या बेटा, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि किसी भी सिस्टम पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम will be equal to total rate of change of linear momentum of the system, या बोले सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, उस पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस के बराबर होता है। ये भी यूज होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट इससे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल बनता है। इससे देखिए, समीशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल लिनियर मोमेंटम है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया इसमें, तो ये रेट क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अगर समीशन एफ एक्सटर्नल मतलब सिस्टम पर सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो आ गया, सिस्टम पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम अगर जीरो है, तो इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि डी पी टी वैक्टर बाई डी टी इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है ना, मतलब सिस्टम का लिनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा या फिर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी प्रिंसिपल को, ये सब नोट्स में मिलेगा बेटा, प्रॉपर लिखा हुआ, आपको भी समझने पे फोकस करिए आप एकदम। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सिस्टम का टोटल मोमेंटम, नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा अगर एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन तक जाने में जो कुछ किया है इंटरनल फोर्सेस ने किया है। ठीक है, और एग्जांपल कैसे करते हैं, दो चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है, आपने इसको रिलीज कर दिया। अब चार्ज पार्टिकल है, मान लो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एक का मास कितना है, m1 m2 है, स्मूथ सरफेस पर आपने रिलीज कर दिया, तो एक दूसरे की तरफ भागेंगे। ठीक है, किसी पॉइंट पर पहुंच के मान लो एक की स्पीड v1 है एक की स्पीड v2 है। देख रहे हैं बेटा ध्यान से सब लोग, 12th वालों ने कर रखे हैं क्वेश्चन, 11th वालों की बात है। ठीक है, m1 m2 मास के पार्टिकल जिनका चार्ज q1 माइनस q2 पॉजिटिव नेगेटिव आप रिलीज कर दोगे तो एक दूसरे की तरफ भागेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, पहले कुछ डिस्टेंस पर होंगे, मान लो आर नॉट डिस्टेंस पर होंगे, फिर डिस्टेंस कम होगी इनकी। ठीक है, बट इस पूरी प्रोसेस में, ठीक है, पूरी प्रोसेस में कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है। और इनका इनिशियल मोमेंटम कितना था, दोनों पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम जीरो था कि नहीं, क्योंकि आपने जस्ट इनको रिलीज किया था।
ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम चेंज कैसे हो जाएगा बेटा, हमेशा इनका टोटल लिनियर मोमेंटम क्या रहने वाला है, कंजर्व मतलब जीरो ही रहने वाला है। ठीक है ना, अपने बीच की डिस्टेंस कितनी भी कम डिस्टेंस पर आ जाए, इनका टोटल मोमेंटम क्या रहने वाला है, हमेशा जीरो रहने वाला है, क्योंकि आपने शुरू में रिलीज किया था और ये गायब है किसी भी सिस्टम पर, ये गायब है तो फिर ये नहीं आ सकता ना, क्योंकि ये लॉ प्रूफ कर चुके हैं ना, कोई इसमें रिक्वायरमेंट थोड़ी नहीं है कि इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो है, अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो है, तो उस सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता है, तो इसलिए आप बोलेंगे पी फाइनल भी इसमें जीरो होगा। तो आप देखो, वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, एक का अगर पॉजिटिव इधर लिख रहे हो तो दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा, आप क्या लिखोगे किसी भी टाइम पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखिए जिंदगी में, M1 V1 माइनस M2 V2 इक्वल टू जीरो, तो इससे क्या निकल के आएगा आपका, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 रहने वाला है इसमें हमेशा, कभी भी वेलोसिटी में एक V1 V2 की वेलोसिटी में एक रिलेशन तो हमेशा वैलिड रहेगा। बाकी की बातें अपन ट्वेल्थ में सीखेंगे कि कितनी स्पीड होगी, एनर्जी इक्वेशन अभी हमको आती नहीं Q1 Q2 की, अभी उस पर आगे नहीं जा रहे हैं हम 11th वालों के लिए, ट्वेल्थ वाले ऑलरेडी जानते हैं, कर चुके हैं, वो करवाया था मैंने क्वेश्चन। ठीक है, बट 11th वाले बच्चों को भी ये रिलेट कर पा रहे हैं क्या बेटा, कि अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो मैंने वही एग्जांपल दिया है कि दोनों अपने इंटरनल फोर्स की वजह से, कूलॉम फोर्स जितना आप केवीपीआई की क्लास में पढ़ते हैं सब लोग, ठीक है, ये प्लस माइनस के बीच जो कूलॉम फोर्स लग रहा है उसकी वजह से एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, तो किसी टाइम पर वेलोसिटी V1 V2 इसमें आ गई अगर, तो बट टोटल फोर्स जीरो है, तो इसलिए आप क्या रहेगा यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 वैलिड रहेगा इस तरह के केस में, क्यों रहेगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम था नहीं, बाद में भी जीरो रखना है, तो एक अपोजिट है, एक का M1 V1 माइनस M2 V2 इक्वल टू जीरो, तो क्या निकल के आया, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 आएगा, तो ये बात होती है बेटा, अगर किसी सिस्टम, और ऐसा लॉ है कहीं फेल नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इन तीनों चीजों के जो मैं यूज करूंगा। ठीक है, मतलब इतनी ऑर्गेनाइज नेचर है कि इनके एक्सेप्शन मिले ही नहीं है, कभी फेल होता ही नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी फिर बाकी वो मास वाला कंजर्वेशन हो जाता है, फिर एनर्जी प्लस मास मिलके कंजर्व रहता है अगर मास कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, बट ऐसे प्रिंसिपल्स हैं दुनिया का, इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा, कहीं ये फेल हो रहे हैं तो कहीं पर आप मतलब नेचर को समझने में गलती कर रहे हैं, अभी तक तो ऐसा ही है, कभी कुछ हुआ किसी ने इनको भी फेल कर दिया तो पता नहीं, बट अभी तक तो कोई एक्सेप्शन इस जनरल लॉज ऑफ न्यूटन ने जो दिए थे हमको, इनका अभी तक कोई मिला नहीं। ठीक है,